नमस्कार साथियों। मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो स्टेट की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट की PYQ सीरीज कर रहे हैं टीजीटी साइंस में। टीजीटी साइंस में एचटेट की PYQ सीरीज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सीरीज का पहला पार्ट हम कल कर चुके थे, आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम आगे के जो क्वेश्चन हैं हमारे उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ साथियों। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है। थर्ड चैप्टर जो है +1 क्लास का, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, उससे आया हुआ है। ये भी एचटेट 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया था एलिमेंट जेड, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, एटॉमिक नंबर है 120। आपसे ये पूछा गया है कि ये कौन सी फैमिली में पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाएगा। आपको पता है साथियों टोटल कितनी फैमिली है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 फैमिलीज हैं, यानी 18 ग्रुप जो है उनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो एक चीज जो हमें पता है वो क्या है कि जो 18वां 118वां एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, वो नोबल गैस में आता है। वो किस में आता है? नोबल गैस फैमिली में आता है। किस में आता है साथियों? नोबल गैस फैमिली में आता है। लास्ट एलिमेंट आपको याद रखना है, यानी 118 एलिमेंट अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल में देखे हैं, खोजे गए हैं। तो 118वें एलिमेंट को हमने कहाँ रखा हुआ है? नोबल गैस फैमिली में, यानी 18th ग्रुप में रखा हुआ है साथियों। किसमें रखा हुआ है? 18th ग्रुप में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 18th ग्रुप को ही हम क्या मान लेंगे, अब हमारा लास्ट ग्रुप मान लेंगे, और इसी ग्रुप के बेस पे हम आगे डिसाइड करेंगे। क्योंकि अब जैसे ही 119 एलिमेंट आएगा, यानी एटॉमिक नंबर जिसका 119 होगा, वो किस में जाएगा? वो ग्रुप नंबर 1 में जाएगा। किस में जाएगा? ग्रुप नंबर 1, यानी किस में जाएगा? वो एल्कैली मेटल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एल्कैली मेटल्स में चला जाएगा। सेम ऐसे ही उसके जस्ट बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा, यानी एटॉमिक नंबर 120, ये कहाँ चला जाएगा साथी? ये ग्रुप नंबर 2 में चला जाएगा। ग्रुप नंबर 2 का मतलब क्या होता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में चला जाएगा साथियों। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा किस में चला जाएगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में चला जाएगा। यानी ये ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा साथियों। तो ये इसके साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं साथियों कि जिनके भी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होते हैं, यानी जेड जिनका ग्रेटर देन 100 होता है, उनका नोमेनक्लेचर क्या रहता है? उनका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या रहता है? उनके नोमेनक्लेचर को IUPAC ने डिटरमाइन किया हुआ है। जैसे अगर मान लो आपके पास 101 एलिमेंट है जिसका Z क्या है? 101 है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? उसका नाम कैसे लिखोगे? एक के लिए लिखा जाता है N, 0 के लिए लिखा जाता है नील, और फिर NIUM सफिक्स लगता है, N नील अनियम इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर क्या है? 102 है साथियों, 102 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन नील बाइयम, अनिल बाइयम। यानी अगर एक है इसके लिए अन लिखा जाएगा, 2 के लिए बाई लिखा जाएगा, 3 के लिए ट्राई लिखा जाएगा, 4 के लिए क्वाड लिखा जाएगा, 5 के लिए पेंट लिखा जाएगा, 6 के लिए हेक्स लिखा जाएगा, 7 के लिए सेप्ट लिखा जाएगा, ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट लिखा जाएगा, 9 के लिए नॉन लिखा जाएगा, और 10 के लिए डेक लिखा जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक में था वैसा ही, बस 2 अलग है, एक क्वाड वाला एक सेप्ट वाला, यानी 4 और 7 पे आपका अलग होता है, बाकी सारे सेम है। वैसे ही जैसे ऑर्गेनिक में चलता है नोमेनक्लेचर में, ऐसे ही मतलब एटॉमिक नंबर अगर 120 हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर इसका नाम भी हमसे पूछ लिया जाता तो हम क्या कहते? इसका नाम हो जाता अन बाई मिलियम, अन बाई मिलियम। ऐसे ही मतलब अगर एटॉमिक नंबर होता हमारे पास 119, इसका अगर हमसे पूछ लिया जाता तो इसका हो जाता अन अनोनियम, अनोनियम हो जाता साथी, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? एल्केली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 120। इसके लिए हमें ट्रिक क्या याद रखनी है कि जो लास्ट एलिमेंट जो अभी तक हमें पाया है, जेड जिसका एटॉमिक नंबर जिसका 118 है, वो एक नोबल गैस फैमिली का एलिमेंट है, यानी 18वें ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, और उसके बाद वाला एलिमेंट जो आएगा वो सेकंड ग्रुप में चलेगा। सेम ऐसे ही आगे हमें देखते रहना साथियों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, एक रिएक्शन दे रखी है RNH2 प्लस CH प्लस KOH और उसको हीट किया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ द वो रिएक्शन इज, पहली बात तो ये हम बाई नेम रिएक्शन वाले पार्ट में पूरा कर चुके हैं साथियों, इसको हमने क्या कर लिया है, बाई नेम रिएक्शन वाले पार्ट में कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे, ये जो रिएक्शन है वो उसको हम कहते हैं कार्बिलेमाइन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कार्बिलेमाइन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलेमाइन रिएक्शन। ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, किसके लिए है, फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, इसके लिए है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट भी यूज किया जाता है। रिएक्शन में होता क्या है, हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस हम लेंगे, उनकी रिएक्शन हम करवाते हैं साथियों क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, और उसको हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट मिलता है। हम इस रिएक्शन को करते हैं, चलो प्राइमरी अमाइन लिख दिया हमने, प्लस में CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म आ गया, प्लस में KOH आ गया। हमने इस रिएक्शन को हीट कर दिया, हम इस मिक्सचर को हीट कर देते हैं। जैसे ही हम मिक्सचर को हीट करेंगे हमारे पास बनेगा RNC, इसको बोलते हैं कार्बिलेमाइन, कार्बिलेमाइन, या फिर इसी का नाम होता है आइसोसाइनाइड। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट देखना है कि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, कैसे होते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं साथियों, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, अजीब सी स्मेल आती है। कंफर्मेटरी टेस्ट सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की रिएक्शन हमारे लिए दे रहे हैं, तो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी एलिफेटिक अमाइन से डिफरेंशिएट करने की हमारी एक प्रोसेस है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिलेमाइन रिएक्शन। ऐसा ही बाई नेम रिएक्शन आपसे डायरेक्ट पूछ जा सकती थी, इसका नाम भी पूछा जा सकता था, इसको अगर बदल देते, कहते कि ये कौन सी रिएक्शन है आप बताइए जरा, तो ये हमारी कार्बिलेमाइन रिएक्शन होती है साथियों। ठीक है, कार्बिलेमाइन रिएक्शन होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे साथियों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसकी बात कर रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहे हैं साथियों, कि इनमें से कौन सा कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का। ठीक है, हमसे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पूछा है साथियों, तो मैं बता देता हूं आपको। चलो, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक, देखो स्मोक दो टाइप का होता है, पहला तो एक तो फोटोकेमिकल स्मोक और दूसरा होता है हमारे पास क्लासिकल स्मोक। ठीक है, चलो मैं वैसे ही कंप्लीट ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। दो टाइप के स्मोक होते हैं साथियों, ठीक है, धूम कोहरा भी इनको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास स्मोक होते हैं। स्मोक जो है, स्मोक, ठीक है, स्मोक प्लस फोक जो होता है वही स्मोक होता है। तो दो टाइप के स्मोक होते हैं, एक तो होता है क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, दूसरा होता है साथियों हमारा फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा होता है, फोटोकेमिकल स्मोक होता है। दो स्मोक होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है, एक तो क्लासिकल स्मोक, दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक का दूसरा नाम होता है साथियों लंदन स्मोक, लंदन स्मोक। 1952 में लंदन में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए इसको लंदन स्मोक भी कहा जाता है। ये वाला जो स्मोक होता है ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का। ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक या रिड्यूसिंग नेचर का स्मोक भी कहते हैं। किस इन्वायरमेंट में होता है क्लासिकल स्मोक प्रोड्यूस होता है साथियों, कोल्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, कोल्ड एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस होता है साथियों। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ, सॉरी लाइन बिल्कुल टेढ़ी चली गई ना, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है साथियों, दूसरी तरफ है हमारे पास फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं साथियों।
ये लॉस एंजलिस में ही पाया गया था, सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं इसको। और ये किस एनवायरमेंट में पाया जाता है, ये वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में पाया जाता है। वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये कैसे बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कि फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो कैसे बनता है साथी, इसके बारे में बात करते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है। ये बनता बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग या सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, by the action of sunlight, the action of sunlight on unsaturated hydrocarbons, इसके ऊपर saturated hydrocarbons and नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनके ऊपर, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे होता है, देखो हाई एल्टीट्यूड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं साथियों। ठीक है, कहाँ, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर क्या करते हैं ये दोनों कंबाइन करते हैं। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं भाई, ऑटोमोबाइल इंजन से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन से भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, एनओ को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हम बना लेते हैं इससे, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर ये प्रोड्यूस हो जाती है। एनओ गैस जो प्रोड्यूस होती है, अब ये जो एनओ होती है ये रेडली रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन जो वहां पर प्रेजेंट होती है उसके साथ, फिर रिएक्ट कर जाती है सनलाइट की प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एनओ गैस, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करती है, NO2 प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है साथियों, ये HNO यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या किसमें टूट जाती है, फिर से NO प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती है। इसको क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है बहुत रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ही रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है, ओजोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ओजोन का निर्माण करती है साथ। ठीक है, O3 बन जाता है, ओजोन बन जाती है। और यही जो ओजोन होती है किसके साथ काम करेगी, NO के साथ मिलेगी और क्या बना देगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देगी, NO2 बना देगी, यानी ब्राउन गैस जो बनता, ब्राउन गैस, ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, प्लस में ऑक्सीजन लिबरेट होगी, ऐसे ये रिएक्शन चलती जाएगी। तो अगर ये NO2 गैस की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो रेडिश ब्राउन हेज जो बनता है, ठीक है, कोहरा जो शहरों में मिलता है, हाईली पोल्यूटेड सिटीज में रेडिश ब्राउन हेज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर जब NO2 की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेज कहते हैं, रेडिश ब्राउन हेज बनता है। ठीक है, धुआं सा इकट्ठा हो जाता है। जो O3 है, NO है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या है, O3 एंड NO क्या है हमारे, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है साथी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं दोनों के दोनों। ये रिएक्ट करते हैं अनबर्न कार्बन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन। ठीक है, अनबर्न कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं इनके, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम पेन भी कहते हैं साथियों। साथ में आपके पास पेट्रोलिन भी बनता है, इसमें क्या बनता है, पेट्रोलिन एटसेट्रा, ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। कॉमन कंपोनेंट क्या होगा इसका मतलब, कॉमन कंपोनेंट जो है इसके, कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक के कॉमन कंपोनेंट क्या हो गए आपके पास, एल्डिहाइड
मेन क्या है O3 ओजोन, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पेन, और नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है? कॉमन कंपोनेंट है किसके साथियों? कॉमन कंपोनेंट है किसके? फोटोकेमिकल स्मोक के। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा साथियों हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कॉमन कंपोनेंट नहीं है? नोट, नोट पे आप ज्यादा जोर दें तो अच्छा रहेगा। कौन सा नहीं है? तो हमने अभी देखा पेन, ये पर ऑक्सी नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को पेन कहा जाता है। ये ओजोन हो गया हमारे पास, ठीक है, ओजोन, पेन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये तीनों ही तो उसके कॉमन कंपोनेंट है। कौन सा नहीं है? सिर्फ एक फोर्थ CFCs नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो कॉमन कंपोनेंट नहीं है किसके? नोट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक के कॉमन कंपोनेंट ये नहीं है साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे, उसके बारे में जानते हैं। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CO136Cl2 इन सॉल्यूशन। देखो वर्नर थ्योरी का हमारे पास ये क्वेश्चन है। वर्नर थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में से आई है। वर्नर थ्योरी ने क्या बताया था साथियों? वर्नर थ्योरी ने दो चीजें हमें बताई थी। ये पहली थ्योरी थी जो शेप के बारे में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी शेप के बारे में बात करी थी, वो पहली थ्योरी यही है। ठीक है, इसने कहा था कि इसके अंदर टू टाइप ऑफ वैलेंसीज प्रेजेंट है। क्या है? टू टाइप ऑफ वैलेंसी प्रेजेंट होती है। वैलेंसी, ठीक है, प्रेजेंट होती है किसमें? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है? दो टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होती है सर। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है? जिसमें से पहली है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। एक को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सेंट्रल एटम का, वही उसकी क्या कहलाती है? प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई कौन करता है? सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से सेटिस्फाई होती है। फिर थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं क्या, कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं साथ। ठीक है, CN भी लिखा जाता है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में एक बात और खास क्या है? आयनाइजेबल होती है। कैसी होती हैं? आयनाइजेबल होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसको सेटिस्फाई कौन करता है? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, और न्यूट्रल स्पीसीज से भी, यानी दोनों से ही इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब ये नॉन आयनाइजेबल होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल होती है। नॉन आयनाइजेबल का मतलब क्या साथियों? फिक्स होती है। इसका मतलब क्या है? फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वर्नर ने दिया था। अब इस थ्योरी का हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाला कॉम्प्लेक्स है, जब ये सॉल्यूशन में होगा तो ये कितने आयंस देगा? तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये टूटता है CO3 2 प्लस 2 Cl माइनस आयन के अंदर। ये जितने Cl, इनको बोलते हैं काउंटर आयन। ये बाहर वाले जो है इनको बोलते हैं साथियों काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये जो भी स्पीसीज एनक्लोज्ड है इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी बोलते हैं। ये जो कोबाल्ट है आपका, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है साथ। ठीक है, ये जो है अमोनिया, इसमें ये इसके क्या है? लिगेंड से। अमोनिया क्या है? लिगेंड की तरह काम कर रहा है।
स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो कोई भी स्पीसीज आती है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन पे टोटल जितना चार्ज होता है का इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट चार्ज इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या है? अगर 2 Cl है, एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो 2 Cl पे कितना हुआ? 2 चार्ज। इस स्पीसीज पे कितना चार्ज आएगा? +2 चार्ज। इसीलिए एक तो ये हो गया और 2 ये आयन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने आएंगे? 3 आएंगे साथियों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है, जब भी आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दे तो आपको ऐसे ही करना। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं कि मान लीजिए मेरे पास CO1s35 है, CO1s35 और एक H2O दे दिया मेरे को, साथ में मुझे दे दिया Cl3 में क्या दे दिया मुझे साथियों? Cl3 दे दिया। अगर ऐसा है, जब ये आयन सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो कितने आयन हमें मिलेंगे, तो CO-35 और H2O आपका आ गया। रिंग के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3 Cl माइनस है तो 3 प्लस, प्लस में 3 Cl माइनस, 3 इसके, एक इसका, टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने बने साथियों? वो बनेंगे हमारे पास 4 आयन्स। 3 तो क्लोराइड आयन, एक पूरी ये रिंग जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, यानी ये टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे? 4। इसीलिए सेम तरीके से हमारे इसमें आंसर कितना आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। रिंग के ऊपर 2 प्लस चार्ज और 2 ये क्लोराइड आयन। ठीक है, तो टोटल 3 आयन हमें इस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए कंपाउंड contains 4% hydrogen, 24% carbon and 71% of chlorine. Its molar mass is 99 ग्राम. Its molecular formula is, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? तो पहली बात तो साथियों हमें यही पता होना चाहिए कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब होता है साथियों एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा है, कितने एग्जैक्ट, एक अलग अलग टाइप के कितने एटम हैं, उनका एग्जैक्ट जो नंबर है वही क्या होता है? उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसको मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। जबकि एक होता है इंपीरिकल फॉर्मूला, दूसरा क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला होता है साथ। अब इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो in which atoms of different type, atoms of different types are present in, different types are present in a molecule, in a molecule। यानी ये वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, होल नंबर रेशियो, अगर रेशियो की बात करें साथियों तो वो तो क्या है? वो तो आपका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो वो होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए? ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमें यहाँ क्या पूछा है? मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है। ये इंपिरिकल फॉर्मूला से ही आता है। किससे आता है? इंपिरिकल फॉर्मूला से ही आता है मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं साथियों। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेस पे हम करते हैं। स्टेप 1 जो है वो क्या होता है हमारा? पहले स्टेप में जितना परसेंटेज मास परसेंट दिया है उस एटम का, उसको हम उसके मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन जो है वो 4% है, इसका मतलब मैं उसको लिख देता हूँ कि वो 4 ग्राम प्रेजेंट है। सही, मान लो मेरे पास कार्बन जो एटम है वो 24% दिया है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि वो 24 ग्राम है मेरे पास। ऐसे ही क्लोरीन जो है हमारे पास 71% लिखा है, मैं मान लेता हूँ कि वो 71 ग्राम प्रेजेंट है। जैसे ही हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया यानी मास में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड स्टेप हमारा आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है साथियों? सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट के, हर एक एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। जैसे हाइड्रोजन, ईच टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन।
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का? 4 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 1 ग्राम। कितना आएगा? 4। ठीक है। बी पार्ट हमारा, अब हमें किसका निकालना है? कार्बन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू में कितना? गिवन मास कितना साथियों? 24 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। कितना आएगा? 2। सेम टाइप से सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? गिवन मास कितना? 71 ग्राम। और मोलर मास कितना? 35.5। ये भी कितना आएगा? 2 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के, यानी हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो क्या कहता है कि डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स by the smallest number of mole। ठीक है, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाली उनमें उनको सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना। मान लेते हैं पहला जो था 4 आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 आया, उसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स यानी 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। सेकंड 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। थर्ड 1, ठीक है, थर्ड 1, इसको भी 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। ये जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रोवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। simplest whole number ratio of simplest whole number ratio of hydrogen is to carbon is to chlorine। वो कितना आया? 2:1:1। इसका मतलब मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है साथियों। इंपेरिकल फॉर्मूला आया मेरा CH2Cl, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 क्लोरीन है, तो CH2Cl मेरा क्या आया? इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। यहीं से मैं निकाल लूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या निकालूंगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा साथियों? कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम, प्लस में हाइड्रोजन कितने? 2, मास कितना? 1 ग्राम, प्लस में क्लोरीन का मास कितना? 35.5 ग्राम। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 2, ये आ जाएगा हमारे पास 49.5 ग्राम। कितना आ जाएगा? 49 ग्राम आ जाएगा ना, 49.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब हमें चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n। अब ये n कैसे निकलता है? n निकलता है गिवन मास यानी गिवन मोलिकुलर मास लिखिएगा, गिवन मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, गिवन मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं साथियों। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? गिवन मास कितना? 99 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? 49.5 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आया? 2। इसका मतलब n की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इससे? अब मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा से, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है साथियों? CH2Cl, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या आ गया? C2H4Cl2। ये हमारा फाइनल आंसर आया साथियों। ये है मोलिकुलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उससे हमने मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखते हैं हमारा आंसर किससे मैच करता है। C2H4Cl2, C2 ये रहा, C2H4 एंड Cl2। आंसर नंबर 3, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपके सामने एक इक्वेशन है फॉर द अबव बैलेंस इक्वेशन A, B, D एंड E आर रिस्पेक्टिवली। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। A, B, D, E जो है ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। इस रिएक्शन को सिंपल बैलेंस करना है। 10th क्लास पहला चैप्टर जो है साइंस की बुक का, उसमें से है कि आपको बैलेंस करके आपको उसकी स्टोइकियोमेट्री बतानी कि कितनी आएगी। देखिए चलो बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को।
यहाँ कर लेते हैं, चलो जगह ज़्यादा है। C3H8, ठीक है, प्लस में O2 क्या बन रहा है इससे, CO2 प्लस में 2, ठीक है साथियों। तो कोई भी एक एटम पकड़ते हैं जिसको हम बैलेंस करते हैं, कार्बन यहाँ पर पकड़ लेते हैं, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ के जो अदर एटम होते हैं उनको पहले बैलेंस किया करें आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्बन देखता हूँ, यहाँ कार्बन 3 है तो राइट साइड में भी 3 होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स किसी भी टाइप के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इधर 3 थे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और एक ये रहा 7 ऑक्सीजन हो गए साथियों। अगर 7 है तो 7 तो ऑक्सीजन किसी को मल्टीप्लाई करने से 7 तो आंसर आएगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन को 3 दूनी 6, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने लेफ्ट हैंड साइड में, 8, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको एटम लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड में एटम लिख देता हूँ जो पहले बैलेंस नहीं थे तब, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम एटम्स लिख लेते हैं, कौन कौन से एटम थे, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन पहले कितने थे लेफ्ट हैंड साइड में, 3, राइट हैंड साइड में कितने थे साथियों, हमारे पास कार्बन था 1, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने थे 8, राइट हैंड साइड में कितने थे 2, ऑक्सीजन कितने थे लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में कितने थे 3। ये बैलेंसिंग से पहले की बात है कि बैलेंसिंग से पहले यानी बिफोर बैलेंसिंग इतने थे। अब देखो ये तो बैलेंस हो गए, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, बैलेंसिंग की भी टेबल बाद में बना देंगे। अब हाइड्रोजन 8 है, इधर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 हाइड्रोजन हो जाए, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 8 इधर है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो 4 ऑक्सीजन इधर और 3 दूनी 6, 10 ऑक्सीजन इधर, टोटल 6 और 4 10 ऑक्सीजन है। तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ साथियों, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 दूनी 10 हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो आफ्टर बैलेंसिंग क्या रहेगा, आफ्टर बैलेंसिंग हमारा जो आइडिया रहेगा कि एटम्स, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड और फिर हमारा राइट हैंड साइड, कौन से एटम है देखते हैं। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितने 3, राइट हैंड साइड में कितने 3, आप चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने 8, राइट हैंड साइड में कितने 8, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने 10, राइट हैंड साइड में कितने 10। तो हो गई बैलेंस, सारे एटम बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस होगी। तो आंसर हमारा क्या रहना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने C3H8 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके आगे 1 होना चाहिए। तो 1, 5, 3 एंड 4, ये जो आंसर आ रहा है यानी फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 5, सी की जगह 3 और डी की जगह डी की जगह 3 आएगा, ई की जगह 4 आएगा साथियों। यानी आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। सिंपल सी इक्वेशन थी, बैलेंस करना था बस, कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा है। कौन सा पूछा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछा है साथियों। तो हमारे पास कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसको हम निकाल सकते हैं स्टीरिक नंबर वाले फॉर्मूला से। स्टीरिक नंबर को कैलकुलेट करके, स्टीरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है साथियों वो भी मैं बता दूंगा। स्टीरिक नंबर या फिर हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मूला सिखा देता हूँ, उससे हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। स्टीरिक नंबर अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 रहेगी साथियों, सॉरी sp रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, sp रहेगी भी। इसको मैं थोड़ा सा, अगर स्टीरिक नंबर कितना आया 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहेगी, sp रहेगी। अगर स्टीरिक नंबर आपका आया कितना 3 तो आपकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। अगर स्टीरिक नंबर आपका कितना आया 4 आया साथी तो आपकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। अगर आपका स्टीरिक नंबर 5 आया तो आपकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d। अगर स्टीरिक नंबर आपका 6 आया, ये हाइब्रिडेशन होगी sp3d2।
और अगर आपका स्टेरिक नंबर कितना आया 7 आया, ये हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d3 साथी। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले में आएगा। अब हाइब्रिडेशन निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसको आप टिप्स एंड ट्रिक्स समझ सकते हो। हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू होती है 1/2 इंटू में v प्लस m माइनस c प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पर v क्या है, v है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पर आपके क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। उसके बाद C आपके पास क्या है, ये है कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर कोई है तो वो C से डिनोट करेंगे। A जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज उस स्पीसीज के ऊपर है उसको A से डिनोट हम कर देंगे साथियों। इससे हम स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इससे स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो पहला जो एग्जांपल है हमारा NH4 प्लस जो है हमारे पास, C का स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं साथियों। C का क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 फॉर्मूले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं साथियों, 5 होते हैं। प्लस में कितने मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होता है। तो हाइड्रोजन जो है 4 है, तो कितने मोनोवेलेंट एटम है, 4 है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो उसको माइनस करना है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको एक को माइनस करना है। तो 5 + 4 9 - 1 कितना हो गया हमारे पास 8, यानी 8/2 आंसर आया 4। अगर स्टीरिक नंबर 4 है तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पर sp3 है। तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया साथियों। फिर आता है हमारे पास सेकंड जो है, ये तो पहला हो गया। सेकंड जो है वो है हमारे पास SF4 है साथियों। SF4 का फॉर्मूला लगाएंगे, चलो 1/2 इंटू में सल्फर का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं साथियों। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, कितने मोनोवेलेंट एटम है, हेलोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये भी मोनोवेलेंट एटम है। तो SF4 4 एटम है, कोई इसके ऊपर ना तो कैटायन है ना ही एनायन है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो 6 + 10 6 + 4 10 10/2 इसका मतलब आया 5 5 का मतलब हो गया हाइब्रिडेशन sp3d। जैसे ही स्टेरिक नंबर 5 आया हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर होना चाहिए सेकंड। लेकिन फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, इसका देख लेते हैं फॉर्मूले में। जिनोन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 एटम साइड के, जो कि मोनोवेलेंट है। 8 और 4 12/2 यानी कि 6 आया, स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। फोर्थ और चेक कर लेते हैं, XeOF4 जिनोन का ऑक्सोफ्लोराइड है, 1/2 कितना 8 + 4 कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा साथियों। आंसर कितना आएगा 6 sp3d2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक डाईवेलेंट एटम है। ऑक्सीजन जो होता है वो डाईवेलेंट एटम होता है, उसको हमने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ मोनोवेलेंट एटम की बात की है फॉर्मूले में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ SF4। ठीक है 4, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आई है, sp3d हाइब्रिडेशन आई है। कितनी आई है, sp3d हाइब्रिडेशन। वही हमसे पूछा था कि कौन से की इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d हाइब्रिडेशन है। तो वो हमारा आंसर आ गया है साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा। देखो डेल्टा जी का सीधा रिलेशन होता है साथियों स्पॉन्टेनिटी के। अगर डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आपकी प्रोसेस कैसी कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होती हो। अगर डेल्टा जी की जो है वो पॉजिटिव होगी साथियों, तो आपकी जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है आपकी प्रोसेस कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम है। कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे यानी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, इक्वल है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर तो बहुत आसान है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, मस्ट बी <<0 होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव होगा डेल्टा जी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर भी मैं आपको एक टेबल लिखवा देता हूँ, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा जी। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है।
स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं साथी, ठीक है। इस टेबल में मान लेते हैं कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू में क्या होता है डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये वाली हमारे पास इक्वेशन होती है, गिब्स इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। क्या है? गिब्स इक्वेशन, गिब्स डुअल इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। तो डेल्टा जी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, ये लार्ज पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। कब? नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, जितने भी टेम्परेचर है सब पे नेगेटिव रहेगी। और रिएक्शन क्या रहेगी साथियों हमारी के विद रिस्पेक्ट में स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे क्या रहेगी रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर मान लो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एच की भी नेगेटिव है, तब जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव तो होगी, लेकिन कब होगी? नेगेटिव होगी सिर्फ लो टेम्परेचर। कब होगी? सिर्फ लो टेम्परेचर पर, ठीक है। और वो पॉजिटिव कब हो जाएगी? एट हाई टेम्परेचर पर। इसका मतलब सिर्फ जब वो लो टेम्परेचर पर नेगेटिव होगी तभी आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगी? वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी साथी। अगर मान लो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी एट लो टेम्परेचर। क्या आएगी? लो टेम्परेचर पे क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बट नेगेटिव कब आएगी? नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे क्या आएगी? नेगेटिव आएगी साथियों। तो यानी नॉन स्पॉन्टेनियस तो होगी कब? लो टेम्परेचर पर। नॉन स्पॉन्टेनियस इस कंडीशन में एट लो टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट क्या होगी? हाई टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस रहने वाली है साथियों। अगर डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर रहे, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर आ जाए, तो उस कंडीशन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। सारे ही टेम्परेचर पर क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आप इस टेबल को याद करके भी जा सकते हो अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान था कि डेल्टा जी की स्पॉन्टेनिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा गया एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट है ए बी सी, जिनके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.2 मोल ईच। सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये हम कंसंट्रेशन टर्म वाले में कर चुके हैं साथियों। मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो है किसी भी सॉल्यूशन का, अगर वो बाइनरी है या इसमें 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर मैं एक्स ए निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकाल लेता हूं, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हो जाएगा साथियों। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ऐसे ही मुझे तीनों कंपोनेंट के निकालने पड़ेंगे, ए बी और सी का। ऐसे ही अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सेम ऐसे ही मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ किसका? सी का, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में करने पड़ेंगे हमें किसके? उसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के, अगर मुझे उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। अभी आपको मोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं साथियों, आपको क्या निकालना है? देन सम ऑफ देयर मोल्स, तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम निकालना है। यानी आपसे पूछा गया है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी कितना होगा, तो आपको सबसे पहले तो एक्स ए निकालना है। एक्स ए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ए के 0.2 मोल है सभी के, और टोटल कितना आ जाएगा इनका? 0.6, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आंसर कितना है? 1/3। सेम आएगा एक्स बी का 0.2 डिवाइड बाई में 0.6 विच इज इक्वल टू 1/3। सेम आएगा एक्स सी का 0.2 डिवाइड बाई में 0.6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का आंसर 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3, यानी 3/3 आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब आंसर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 आएगा।
अब जितने भी मोल फ्रैक्शन हमें दिए होते हैं साथियों, उनकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है। मोल फ्रैक्शन मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो सकती है, ऑलवेज भी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, या तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी या उससे कम रहेगी। यानी टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी पूरे सारे कंपोनेंट के, या तो 1 के इक्वल आएगी या उससे लेस देन आएगी। तो बड़े वाले ऑप्शन का तो चांस ही नहीं कि वो आंसर आ जाए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोनोलिसिस के बारे में बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होता है। ओजोनोलिसिस एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्कीन जो होते हैं उनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये 11th क्लास में है आपकी रिएक्शन। ओजोनोलिसिस में एल्कीन जो होते हैं उनकी ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जिससे ओजोनोइड बनता है। क्या बनता है, ओजोनोइड बनता है साथियों। ओजोनोइड में जिंक वाटर डाल देते हैं तो उससे आपके पास क्या बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। अब मैं देखता हूं कि इनमें से ये पूछता है कि ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल गिव प्रोपेन टू ऑन एंड मेथनॉल, यानी ये वाले प्रोडक्ट किस में देंगे। चलो पहला देख लेते हैं पहले, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है 2 मिथाइल प्रोपीन। साथ ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन है आपके पास। तो 2 मिथाइल प्रोपीन जो है उसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, देखो ऐसे बनेगा साथी। ओजोनोइड कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जहां डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, यही झोंपड़ी बनानी होती है हमें। इसका ट्रिक क्या है, दूसरा CH3 इधर आ जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, और जो डबल बॉन्ड की साइड वाला कार्बन था उसको एज इट इज लिखा जाएगा इधर, ये बॉन्ड। ये झोंपड़ी है, इसको ओजोनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनोइड बोलते हैं साथी। जैसे ही मैंने इसके अंदर जिंक और वाटर डाला तो ये वाला जो ओजोनोइड होता है ये ऐसे टूटता है। ठीक है, यानी ये इधर अलग, ये इधर अलग, तो इधर से क्या बनेगा, CH3, यहां से C के साथ डबल बॉन्ड हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस में इधर से क्या बनेगा, HCHO। तो ये तो हो गया आपके पास प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन, और ये हो गया आपके पास मेथेनॉल। तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं लक बाई चांस। पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी से मिलेंगे ये वाले दोनों प्रोडक्ट, मेथेनॉल और प्रोपेन टू ऑन किससे मिलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन से मिलेंगे साथी। अगर मान लो आपको प्रोपीन से अगर आपको करना है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि प्रोपीन से कैसे करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ट्रिक क्या है साथियों, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। ओजोनोइड बनाने की ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले को एज इट इज लिखो पहले तो, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ये बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जो राइट हैंड साइड में है उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पर। जैसे ही आप उसके अंदर जिंक वाटर डालोगे तो ये वाली झोंपड़ी जो बीच में से टूट जाएगी, ठीक है, ऐसे टूटेगी। यहाँ जो भी होगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लग जाएगा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ बनेगा CH3 CHO प्लस में HCHO, यानी मेथेनॉल और एथेनॉल। ये बन गया एथेनॉल, ये बन गया एथेनॉल एज ए प्रोडक्ट। ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं साथियों। ठीक है, ये आपके पास ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है साथियों। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी मेहनत जारी रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए साथियों। थैंक यू।